1936 आओमोरी प्रिजन, जापान। सुबह के 5:30 बजे पूरा प्रिजन एकदम शांत था, लेकिन एक आवाज़ अचानक से आती है, क्लिक क्लिक क्लिक। एक मिस्टीरियस फिगर अपने सेल से भाग कर निकलता है, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं होता है। फिर वो आगे जाता है, एक और लॉक को पिक करता है, फिर और आगे जाता है, एक और लॉक को पिक करता है, एंड फिर एक क्रैक्ड स्काईलाइट के थ्रू वो निकल जाता है सुबह के उस अंधेरे में। किसी को भी ये समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है, क्योंकि कोई भी अलार्म नहीं बजता है। जब सारे सेल्स चेक किए जाते हैं तो उनके सेलमेट्स सारे सो रहे होते हैं अपने अपने सेल्स में। लेकिन एक चीज़ जो पुलिस को बिल्कुल भी नहीं दिखती है वो ये होती है कि जापान का फेमस एंटी हीरो योशी शिरातोरी अपने सेल से भाग चुका होता है। एंड जब अच्छे से सुबह हो जाती है एंड सारे सेलमेट्स बाहर आते हैं, तब एक इंसान जब बाहर नहीं आता है तो उनको समझ में आ जाता है कि योशी शिरातोरी हैज़ एस्केप्ड, एंड अलार्म्स को पूरे एरिया में बजा दिया जाता है। लेकिन तब तक योशी शिरातोरी वॉज लॉन्ग गॉन। 31 जुलाई 1907 को योशी शिरातोरी का जन्म हुआ होता है, एंड वो अपने पापा को लूज कर देते हैं एट द एज ऑफ 2। इसके बाद वो वेरियस जॉब स्टिंट्स करते हैं, जिसमें से एक होता है क्रैब्स को पकड़ना इन रशिया। एंड जब चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं, वो वापस जापान आ जाते हैं एंड गैम्बलिंग को अपना सहारा बना लेते हैं। जब पहली बार योशी शिरातोरी को पकड़ा गया था, तब उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया होता है, एंड उनको फंसा दिया जाता है एक मर्डर केस में फॉल्सली अक्यूज करके, एंड इसी वजह से उनको डाल दिया जाता है आओमोरी प्रिजन में। अब आओमोरी प्रिजन में एक चीज़ होती थी कि जो उनको बकेट्स दिए जाते थे नहाने के लिए, उन बकेट्स में एक मेटल रिम लगी होती थी। तो योशी शिरातोरी ने कुछ नहीं किया, बस उस मेटल रिम को निकाल लिया, एंड उन्होंने वेट किया परफेक्ट टाइम का टू ब्रेक आउट। एंड वो टाइम आया एक दिन सुबह 5:30 बजे। शिरातोरी को ये पता था कि गार्ड्स 15 मिनट्स के राउंड्स मारते हैं, मतलब एक बार वो राउंड लेकर आगे गए तो वो 15 मिनट तक वापस नहीं आएंगे। तो शिरातोरी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने उस 15 मिनट में लॉक्स को पिक किया, बाहर गए, बाकी लॉक्स को पिक किया, एंड वो निकल गए वहाँ से। एंड जब गार्ड्स 15 मिनट बाद वापस आए, उन्होंने शिरातोरी का सेल देखा तो वहाँ पर शिरातोरी लेटे हुए थे, क्योंकि शिरातोरी ने अपने बेड के नीचे वुडन ब्लॉक्स लगा दिए थे, जिससे किसी को ना पता चले कि शिरातोरी वहाँ पर नहीं है। और फिर क्या था, शिरातोरी वॉज फ्री। लेकिन कहानी अगर इतनी आसान होती तो क्या मैं तुम्हें यह कहानी सुनाता? आओमोरी प्रिजन से भागने के सिर्फ 3 दिन बाद ही शिरातोरी को फिर से पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वो एक पास के हॉस्पिटल में सप्लाईज चोरी कर रहे थे, एंड उनको दे दिया जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर थेफ्ट एंड फॉर एस्केपिंग फ्रॉम आओमोरी प्रिजन। 1941 में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है अकीता प्रिजन में, एंड क्योंकि शिरातोरी भागे थे आओमोरी प्रिजन से, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया था इन अकीता प्रिजन। एंड ये कोई ऐसा वैसा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं था, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बनाया गया था फॉर एस्केप आर्टिस्ट्स, कि वो बिल्कुल भी यहाँ से एस्केप ना कर सके। एंड यहीं पे मुलाकात होती है शिरातोरी की कोबायाशी नामक एक गार्ड से, जिनसे वो बातें करते हैं काफ़ी टाइम, एंड कोबायाशी एक्चुअली सिंपैथी दिखाते हैं शिरातोरी की तरफ कि उनको फॉल्सली अक्यूज़ कर दिया गया, फिर जब वो जेल से भागे उनको वापस जेल में ला दिया गया, एंड अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है। तो कोबायाशी और शिरातोरी के बीच में एक कनेक्शन बन चुका था। अब ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, उसके सबसे टॉप पर एक स्काईलाइट थी, विच मीन्स एक वुडन रिम के साथ ग्लासेस के थ्रू सनलाइट आती थी। एंड वो चीज़ अच्छे से नोटिस की शिरातोरी ने नोटिस किया कि वो जो वुडन रिम है वो रॉट हो रही है, एंड रॉट होने की वजह से उसको लूज करना आसान हो सकता है। तो शिरातोरी हर रात ऊपर चढ़कर उस वेंट को लूज करते थे। एंड शिरातोरी को ये भी पता था कि जिस दिन वो स्काईलाइट के थ्रू निकलेंगे, जब वो रूफ पर जा रहे होंगे तो नीचे गार्ड्स को आवाज़ आएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत स्पेशल ओकेजन का वेट किया, एंड वो स्पेशल ओकेजन था 14 जून 1942, जब उन्होंने स्काईलाइट को खोला एंड रूफ के थ्रू एस्केप कर गए फ्रॉम अकीता प्रिजन। अब इसके बाद शिरातोरी फ्री थे। लेकिन कहानी अगर इतनी आसान होती तो क्या मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा होता?
सितंबर 1942 कोबायाशी नामक एक गार्ड के घर के गेट पर एक नॉक होता है एंड जैसे ही कोबायाशी अपने घर का गेट खोलते हैं उनको सामने दिखते हैं योशी शिरातोरी। शिरातोरी कोबायाशी से मिलने आए होते हैं केस की वजह से एंड शिरातोरी कोबायाशी से इसलिए मिलने आए होते हैं क्योंकि कोबायाशी ही वॉज द वन जिन्होंने रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी शो की थी शिरातोरी की तरफ जब वो अकीता प्रिजन के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। एंड जिस केस की शिरातोरी बात कर रहे होते हैं कोबायाशी से वो केस था अगेंस्ट इनजस्टिस इन द जापानीज प्रिजन सिस्टम। वो दोनों बातें करना स्टार्ट करते हैं एंड उसी कॉन्वर्सेशन के बीच में शिरातोरी वॉशरूम चले जाते हैं एंड जैसे ही शिरातोरी वॉशरूम से बाहर निकलते हैं उनके सामने पूरी पुलिस फोर्स खड़ी होती है। कोबायाशी ने योशी शिरातोरी को बिट्रे कर दिया होता है एंड पुलिस फोर्स को बुलाकर वो कैप्चर करवा देते हैं योशी शिरातोरी को थर्ड टाइम इन हिज लाइफ। जिस टाइम पर कोबायाशी ने बिट्रे किया था शिरातोरी को उस टाइम पर विंटर्स आने वाले थे एंड फाइनली 1942-43 के विंटर्स में शिरातोरी को ट्रांसफर कर दिया गया नॉर्दर्न होकाइडो रीजन के आबाशिरी प्रिजन में। एंड जब वो आबाशिरी प्रिजन में गए थे उनके पास समर क्लोथ्स ही थे एंड उन्हीं क्लोथ्स में उनको फेंक दिया गया एक ओपन सेल में। ये ओपन सेल ऐसा था जिसमें शिरातोरी ठंड के मारे ज़मीन पर पड़े रहते थे एंड जब भी वो उठने का ट्राई करते थे गार्ड्स उनको पीटना स्टार्ट कर देते थे जब तक कि वो नीचे ना गिर जाए। एंड इन्हीं में से एक दिन जब शिरातोरी को गार्ड्स मार रहे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं एंड अपने हैंडकफ्स को खोल देते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि उनके पास किसी तरीके से की आ गई होगी हैंडकफ्स की, लेकिन नहीं। शिरातोरी पता नहीं कैसे अपने हाथों से उन हैंडकफ्स को तोड़ देते हैं एंड इतने गुस्से में आज तक किसी गार्ड ने उन्हें देखा नहीं था। एंड इसी गुस्से में शिरातोरी बोलते हैं कि मैं यहाँ से निकल के दिखाऊंगा, आई विल एस्केप दिस प्रिजन। अब शिरातोरी ने जब अपने बेयर हैंड से उन हैंडकफ्स को तोड़ दिया तो गार्ड्स चिंतित हो जाते हैं एंड वो कॉल करते हैं एक एक्सपर्ट को जो ऐसे हैंडकफ्स बनाता है जिसको शिरातोरी कभी खोल ही ना सके एंड तोड़ तो बिल्कुल भी ना पाए। वो हैंडकफ्स स्पेशली डिज़ाइन हैंडकफ्स थे जिसमें हाथों को पीछे रखकर हैंडकफ्स को बांध दिया जाता था एंड सिमिलरली पैरों को भी बांध दिया जाता था उन्हीं हैंडकफ्स के थ्रू। एंड जिन्होंने ये हैंडकफ्स बनाए थे वो हर हफ्ते एक बार आते थे एंड 2 घंटे लगाकर इन हैंडकफ्स को अनलॉक करते थे ताकि शिरातोरी नहा सकें। इन सारी चीज़ों में शिरातोरी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अव्वल थे एंड वो था अपने दिमाग को यूज़ करना। तो शिरातोरी ने क्या किया, जो मीसो सूप एंड खाना उनके लिए आता था वो उस सूप को अपने हैंडकफ्स पे डालते थे किसी तरीके से एंड एक फूड होल होता था जिस फूड होल के थ्रू उनको खाना मिलता था हर रोज, उस फूड होल के एजेस पे वो खाने को गिरा देते थे ताकि जब टाइम आए तो उस फूड होल को वो तोड़कर निकल सकें। एंड यही चीज़ 2 साल तक करने के बाद अगस्त 1944 में वो दिन आ ही गया जिस दिन शिरातोरी इस प्रिजन से अपना टॉर्चर रिलीज करके निकलने वाले थे। इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था एंड वॉर के टाइम एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं वॉर टाइम ब्लैकआउट। ब्लैकआउट में पूरे प्रिजन एंड मेन पॉइंट्स जो होते हैं कंट्री के उन पॉइंट्स को ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि एनिमी शिप जब ऊपर से जा रही हो उनको जगह ना दिखे एंड टारगेट ना लॉक हो, जिस वजह से वो एनिमी उन टारगेट्स को ना देख पाए एंड उनको बॉम्ब या कुछ और ना कर पाए। एंड ये चीज़ जहाँ पर उस प्रिजन को एनिमी से बचा रही थी, योशी शिरातोरी से उस प्रिजन को उस दिन बचाना नामुमकिन सा हो गया था। ये वाला जो एस्केप है ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम एस्केप था उनका, क्योंकि इस एस्केप में उन्होंने अपने दोनों शोल्डर्स को डिसलोकेट कर लिया। वो छोटा सा फूड स्लॉट जो था जिसको उन्होंने कोरोड किया था उसके थ्रू अपने शोल्डर्स को डिसलोकेट करने के बाद रेंगते हुए अपनी बॉडी को उसके थ्रू निकाल लेते हैं एंड जो हैंडकफ्स उनके पीछे लगे हुए थे जिसको वो डे बाय डे कोरोड कर रहे थे 2 साल तक, वो हैंडकफ्स भी फाइनली टूट जाते हैं। एंड इस ब्लैकआउट के टाइम योशी शिरातोरी वहाँ से निकल जाते हैं एंड इसी के साथ आओमोरी आकीता इस प्रिजन की लिस्ट में आबाशिरी प्रिजन का भी नाम जुड़ जाता है। इसके बाद शिरातोरी एक माउंटेन में चले जाते हैं जहां पर एक अबैंडन्ड माइन में उनको मिलती है एंड उस माइन में किसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी काटते हैं अगले 2 साल तक। उस 2 साल में वो अपनी पूरी लाइफ को कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं।
जैसे कि पहला प्रिजन ब्रेक, दूसरा प्रिजन ब्रेक एंड इसके बाद तीसरा प्रिजन ब्रेक, जो एक्चुअली उनके लिए बहुत टॉर्चरिंग था, जिस वजह से उनको वहां से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद शिरातोरी फ्री हो जाते हैं। लेकिन कहानी अगर इतनी आसान होती तो क्या मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा होता? बात है 1946 के समर की, जब एक फार्मर अपने टमाटो के फार्म को केटर कर रहा होता है। उनमें वो पानी डाल रहा होता है, अपने क्रॉप्स को देख रहा होता है कि वो अच्छे से ग्रो करें। तभी उसको अचानक से अपने क्रॉप में एक हलचल दिखती है एंड जैसे ही फार्मर वहां जाता है, उसको दिखता है कि एक इंसान उसके टमाटोज को चुरा रहा है। जैसे ही फार्मर ये देखता है, वो उस इंसान पे अटैक करने लगता है एंड इस अटैक में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई में वो इंसान जो टमेटोज को चुरा रहा होता है, वो फेटली स्टैब कर देता है उस फार्मर को। एंड जिस इंसान ने उस फार्मर को स्टैब किया होता है, वो कोई और नहीं, योशी शिरातोरी होता है। एंड अभी तक शिरातोरी जापान के न्यूज़पेपर्स में बहुत फेमस हो चुके होते हैं एंड ऑल्सो वो यही बोलते हैं कि उस फार्मर के अगेंस्ट जो भी चीज़ हुई, जिसको उन्होंने फेटली स्टैब किया, वो स्टैबिंग एक्चुअली उन्होंने सेल्फ डिफेंस में की थी। इस बात को जजेस बिल्कुल भी नहीं मानते हैं एंड शिरातोरी को सपोरो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। सपोरो प्रिजन में उनको एक बहुत ही स्पेशली डिजाइंड सेल में रखा जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्स होती हैं एंड ऊपर सिर्फ एक स्लिट होता है जिसके थ्रू सनलाइट आए। एंड यहाँ पर उनको कोई हैंडकफ्स नहीं बांधे जाते हैं, क्योंकि गार्ड्स यही सोचते हैं कि अब जब हैंडकफ्स वो इंसान तोड़ ही सकता है, तो उसको हैंडकफ्स बांधने का कोई पॉइंट भी नहीं है। एंड यहाँ पर भी शिरातोरी को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन शिरातोरी अब इस चीज़ से यूज्ड टू हो चुके होते हैं। एंड जितने भी गार्ड्स होते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दे रहे होते हैं कि सीलिंग के थ्रू कहीं शिरातोरी वापस ना निकल जाए। एंड वो मल्टीपल चेक्स हर रोज़ करते हैं कि सीलिंग में तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से वो सीलिंग के थ्रू निकल जाए। लेकिन ये कहते हैं ना कि जब तुम किसी को ढूंढने निकलते हो, तुम कभी भी उस जगह पर नहीं देखते हो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। एंड वही चीज़ शिरातोरी यहाँ यूज़ करते हैं। शिरातोरी अपने मीसो सूप बोल्स एंड जो चम्मच जिससे वो मीसो सूप पीते थे, उन दोनों को बचा लिया था एंड ओवर टाइम उन दोनों चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने अपने सेल के नीचे एक टनल बना ली थी। एंड उस टनल से फाइनली 1947 में निकलकर योशी शिरातोरी बना लेते हैं सपोरो प्रिजन को अपना 4th प्रिजन एस्केप। एंड फाइनली शिरातोरी फ्री हो चुके थे। अपने फ्रीडम के 1 साल बाद वो पार्क में जाते हैं एंड एक बेंच पर बैठते हैं। उसी बेंच पर एक पुलिसमैन भी आते हैं एंड वो पुलिसमैन शिरातोरी को एक सिगरेट ऑफर करते हैं। एंड उस टाइम के जापान में सिगरेट वॉज एन एक्सपेंसिव एंड अ लग्जूरियस कमोडिटी। तो योशी शिरातोरी जब ये देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक उनको इतने काइंड वे में ट्रीट नहीं किया था। कोबायाशी ने जरूर ट्रीट किया था, लेकिन उन्होंने भी उनको बिट्रे कर दिया था। इस एक्ट ऑफ काइंडनेस की वजह से शिरातोरी का हार्ट चेंज हो जाता है एंड वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं टू द पुलिस। एंड सपोरो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर से उनका केस लड़ा जाता है, जिसमें फाइंड आउट किया जाता है कि जो फार्मर को उन्होंने फेटली स्टैब किया था वो एक्चुअली सेल्फ डिफेंस में था। उनका डेथ सेंटेंस हटा दिया जाता है एंड उनको सेंड कर दिया जाता है फॉर 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन सपोरो प्रिजन। शिरातोरी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको टोक्यो वाले प्रिजन में शिफ्ट कर दिया जाए एंड वो रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है। एंड 1961 के दिसंबर में आफ्टर 13 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट योशी शिरातोरी को रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम प्रिजन ऑन द बेसिस ऑफ गुड बिहेवियर। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं आओमोरी अपने डॉटर के साथ रीयूनाइट करने के लिए, लेकिन वो दोनों क्लोज नहीं होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है जब वो प्रिजन में रहते हैं। इसके बाद वो कुछ और जॉब्स करते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अगले 1 डेकेड तक। एंड फाइनली 1979 में एक हार्ट अटैक की वजह से योशी शिरातोरी डाइज एट द एज ऑफ 71।